देखिए, जब तक आप चुनाव जीत रहे होते हैं तब तक आप ईवीएम के साथ कंफर्टेबल होते हैं और जैसे ही आप चुनाव हारते हैं आपकी शिकायतें ईवीएम के साथ में स्टार्ट हो जाती हैं। ईवीएम्स की प्रासंगिकता पे, उसके रेलेवेंस पे अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो वो थे बिलाल कृष्ण अडवाणी। पॉलिटिकल पार्टी जब भी इलेक्शन हारती हैं वो ईवीएम्स पे ब्लेम करना स्टार्ट कर देती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2017 में एक हैकाथॉन को ऑर्गेनाइज किया। सभी राजनीतिक पार्टियों को इन्वाइट किया गया कि वो आए और पब्लिकली ईवीएम्स को हैक करके दिखाएं। एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव भी इस हैकाथॉन में नहीं पहुंचा कि अगर ये हैकाथॉन में पहुंचेंगी और अगर ईवीएम को ये हैक नहीं कर पाए और अगर ये साबित नहीं कर पाए कि ईवीएम्स को हैक किया जा सकता है तो कहीं ना कहीं पब्लिक में इनका ट्रस्ट जो है वो भी कम होगा, साथ ही साथ में उनका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होगा और उनका पब्लिक वोट बैंक भी रिड्यूस हो जाएगा। देखिए, जब तक आप चुनाव जीत रहे होते हैं तब तक आप ईवीएम के साथ कंफर्टेबल होते हैं और जैसे ही आप चुनाव हारते हैं आपकी शिकायतें ईवीएम के साथ में स्टार्ट हो जाती हैं। भारत में शायद ही ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी हो जिसने समय समय पर ईवीएम्स के ऊपर एलिगेशंस ना लगाए हों। हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए। इन 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस एक राज्य में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही और दूसरी तरफ में मिजोरम में एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी सत्ता स्थापित की। इसी के साथ में ऑपोजिशन के लीडर्स ने वापस से ईवीएम पे एलिगेशंस लगाना स्टार्ट कर दिया, डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि वापस से बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं। देखिए, नेशन वाइड स्केल पे सबसे पहली बार जनरल इलेक्शंस ईवीएम के थ्रू 2004 में कंडक्ट होते हैं। 2004 में जब एनडीए वाजपेयी जी की लीडरशिप में इंडिया शाइनिंग कैंपेन कर रही होती है तो इंडिया शाइनिंग कैंपेन को एक जॉल्ट लगता है। यूपीए 1 सत्ता में आती है और यूपीए 1 2004 से 2009 तक सत्ता में रहती है। 2009 में वापस इलेक्शंस होते हैं लेकिन 2009 के इलेक्शंस भी यूपीए 2 के फेवर में होते हैं और सबसे पहली बार ईवीएम्स की प्रासंगिकता पे, उसके रेलेवेंस पे अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो वो थे भारतीय जनता पार्टी के वन ऑफ द फाउंडर्स बिलाल कृष्ण अडवाणी। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, वो भी ईवीएम्स पे एलिगेशंस लगाते हैं। देखिए, 2010 में बीजेपी के स्पोक्सपर्सन जीवी बुक लिखते हैं डेमोक्रेसी एट रिस्क एंड कैन वी ट्रस्ट अवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। इस बुक के थ्रू भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइज मैनर में एक कैंपेन चलाती है थिंक टैंक्स के साथ में मिलकर के। वहाँ ईवीएम्स के रेलेवेंस पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। ये बात अलग है कि उसके बाद में जो 2014 के बाद जब एनडीए की सरकार बनती है तो यही पॉलिटिकल पार्टी अब ईवीएम्स के साथ में कंफर्टेबल हो जाती है और जो प्रीवियस रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस, अब वो डिस्कम्फर्ट जोन में आ जाती है। देखिए, ईवीएम्स का पहली बार इस्तेमाल अमेरिका में हुआ था। भारत में ईवीएम्स का इतिहास 1970s के डेकेड का है। पहली बार 1977 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक प्रपोजल रखता है कि वो चुनाव ईवीएम्स के थ्रू कंडक्ट करवाना चाहता है। रीजन बहुत साफ था। अगर बैलेट पेपर्स की बात करें तो उस समय बैलेट पेपर्स को लेकर के भी कई शिकायतें होती थी, जैसे बूथ कैप्चरिंग, बूथ टैंपरिंग, बैलेट पेपर्स के साथ में टैंपरिंग करना। अगर कोई भी आदमी वोट देने गया तो वो हमारा गुनहगार होगा। और उसी के साथ इन्वायरमेंटल अनफ्रेंडली एक्सरसाइज भी ये थी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये प्रपोजल रखता है और 1982 में पहली बार केरला में पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू कुछ असेंबली सीट्स में ईवीएम्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात अलग है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है क्योंकि उस समय ईवीएम्स को लेकर के कोई कानून नहीं था देश में, तो ईवीएम्स की कानूनी वैधता पे प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट 1982 में केरला में हुए इलेक्शंस को इनवैलिड डिक्लेयर करता है क्योंकि कारण ये था ईवीएम मशीन्स की कोई कानूनी वैधता नहीं थी, उसका कोई कानूनी बैकअप नहीं था। 1988-89 में राजीव गांधी की सरकार आरपी एक्ट 1951 में एक अमेंडमेंट करती है और एक नया सेक्शन ऐड किया जाता है, सेक्शन 61A, जिसके थ्रू ईवीएम्स को कानूनी मान्यता मिलती है। और बाद में जाकर के ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि वो कंट्री के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को मैन्युफैक्चर करें। भारत में सिर्फ ये 2 कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को मैन्युफैक्चर करती हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सप्लाई करती हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंट्रोल यूनिट, देन बैलेट यूनिट एंड उसके साथ साथ में वीवीपैट। वीवीपैट मतलब वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल।
वीवीपैट को 2014 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद में इंप्लीमेंट किया गया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पीआईएल पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस केस को हम सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस के नाम से भी जानते हैं। चुनावों में पारदर्शिता लाने के लिए वीवीपैट सिस्टम को 2014 में इसी केस के बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए, ईवीएम्स को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इलेक्शंस में हो सकता है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस में नहीं। जैसे अगर हम बात करें लोकसभा इलेक्शंस और राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्शंस, ये इलेक्शंस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बेसिस पे होते हैं। ईवीएम्स को सिर्फ इसी सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और राज्यों में, जिन राज्यों में बायकैमरल लेजिस्लेचर होता है, जहां पे विधानसभाओं के साथ साथ में विधान परिषद भी होती है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ईवीएम्स को इस सिस्टम के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। 1951-52 में पहली बार जनरल इलेक्शंस हुए थे। उस समय कंट्री में टोटल पॉपुलेशन लगभग 30 करोड़ के आसपास में थी। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स लगभग 17.5 करोड़ थे और इलेक्टोरल एक्सपेंसेस जो हैं वो लगभग 10.5 करोड़ के आसपास में आए थे। अब अगर हम बात करें 2019 के जनरल इलेक्शंस की, 2019 के जनरल इलेक्शंस पूरे वर्ल्ड के सबसे कॉस्टलीस्ट इलेक्शंस थे। उस समय आप ये सोचिए कि $8 बिलियन का खर्चा आया था, जबकि 2016 के अमेरिकन चुनावों में जो खर्चा था वो लगभग $6 बिलियन के आसपास में था। तो इंडिया में इलेक्शंस सिर्फ लंबे नहीं होते हैं, बल्कि काफी कॉस्टली, काफी एक्सपेंसिव भी होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि ईवीएम्स पे एलिगेशन सिर्फ इंडिया में लगाए जाते हैं। ईवीएम्स का इस्तेमाल लगभग 33 कंट्रीज इस समय कर रही हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। और इन कंट्रीज में अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूं, तो जैसे वेनेजुएला, इराक, इन सभी कंट्रीज में कभी ना कभी ईवीएम्स के यूजेज को लेकर के, उसकी प्रासंगिकता को लेकर के एलिगेशंस लगते रहे हैं। बट सवाल यह है कि क्या ईवीएम्स के थ्रू इलेक्शंस करवाने की जगह बैलेट पेपर सिस्टम पे जो है वो मूव करना क्या फीजिबल होगा? आप ये तर्क दे सकते हैं कि हाल ही में कुछ कंट्रीज ने ईवीएम से बैलेट पेपर्स की तरफ मूव किया है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अमेरिका, जिसने ईवीएम को डेवलप किया, वो भी ईवीएम्स का इस्तेमाल नहीं करता है। वहां पे भी बैलेट पेपर्स के थ्रू चुनाव होते हैं। इनफैक्ट जर्मनी, नीदरलैंड्स, इटली, फ्रांस जैसी डेवलप्ड कंट्रीज भी ईवीएम्स का इस्तेमाल नहीं करती हैं, जो भारत से टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एडवांस्ड है। अगर आज बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो बैलेट पेपर्स के थ्रू चुनाव का आउटकम आएगा, उस पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जाएंगे? उसके साथ ही साथ में बूथ कैप्चरिंग और बूथ टैंपरिंग जैसे इंसिडेंट्स भी कॉमन थे और ये वापस से भी रिपीट हो सकते हैं। इनफैक्ट ये एक हाईली एनवायरमेंटल अनफ्रेंडली एक्सरसाइज है, बहुत एक्सपेंसिव एक्सरसाइज है। आपको कई दिनों तक के चुनावों का इंतजार करना पड़ेगा। भारत में हर साल लगभग कुछ ना कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस होते रहते हैं। जैसे आपने 2023 में देखा होगा, 2023 के पहले चरण में 5 राज्यों में चुनाव हुए, 2023 के अंतिम समय में, अंतिम चरण में भी 5 राज्यों में चुनाव हुए। तो भारत में चुनाव जो है वो एक फेस्टिवल्स की तरह सेलिब्रेट किए जाते हैं। कभी ना कभी चुनाव होते रहते हैं। तो आप ये सोचिए कि पूरी मशीनरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव की एक्सरसाइज करवाने में ही, उसको कंडक्ट करवाने में बिजी रहेगी। तो क्या ये सही होगा? अगर हम बात करें ईवीएम से बैलेट पेपर्स की तरफ वापस लौटने में, तो आप ये तर्क दे सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज ने, जैसे अमेरिका, नीदरलैंड्स, जर्मनी, इन सभी ने भी तो ईवीएम्स के थ्रू चुनाव को करवाना बंद कर दिया और वो वापस से बैलेट पेपर्स की तरफ लौट गए। लेकिन क्या इंडिया जैसी कंट्री के लिए, जो कि सब कॉन्टिनेंटल इन साइज है, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, उसके लिए पॉसिबल होगा कि वो ईवीएम्स को छोड़ करके बैलेट पेपर्स की तरफ मूव करे? क्या ये रेलेवेंस रखेगा? आपने नोटिस किया होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज जब भी इलेक्शंस हारती हैं, तो वो ईवीएम्स पे ब्लेम करना स्टार्ट कर देती हैं। इस ब्लेम को और इस ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने के लिए और पब्लिक कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2017 में एक हैकाथॉन को ऑर्गेनाइज किया। सभी राजनीतिक पार्टियों को इनवाइट किया गया कि वो आए और पब्लिकली ईवीएम्स को हैक करके दिखाएं। एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव भी इस हैकाथॉन में नहीं पहुंचा, क्योंकि वो ये बहुत बेहतर जानते थे कि ईवीएम्स को हैक करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ईवीएम्स को सिक्योर बनाने के लिए हर वो संभव प्रयास किया गया है जो किया जा सकता है। देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बेहतर जानती थी कि अगर ये हैकाथॉन में पहुंचेंगी और अगर ईवीएम को ये हैक नहीं कर पाए और अगर ये साबित नहीं कर पाए कि ईवीएम्स को हैक किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक में इनका ट्रस्ट जो है वो भी कम होगा, साथ ही साथ में उनका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा और उनका पब्लिक वोट बैंक भी रिड्यूस हो जाएगा।